तो हमने वर्णमाला को समझ लिया। अब हम आगे समझेंगे कि वर्णमाला जो बनकर तैयार होती है वो कैसे बनकर तैयार होती है, तीन चीजों से मिलकर, एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला किनके सहयोग से बनकर तैयार होती है, वर्णमाला पूरी कब होती है, क्या क्या होता है वर्णमाला के अंदर जब वो पूरी होती है, तो आपको मेनली मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि वर्णमाला तीन तरह से मिलकर तैयार होकर बनती है। इसमें एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे जो व्यंजन भी होते हैं, स्वर भी होते हैं। लेकिन स्वर की बात की है, स्वर खुद में स्वर होते हैं, व्यंजन खुद में व्यंजन होते हैं, लेकिन अयोगवाह खुद के नहीं होते, वे अयोगवाह होते हैं स्वर भी और व्यंजन भी। लिखित में स्वर होंगे और बोलने में मौखिक में व्यंजन होंगे। सुनाई व्यंजन देते हैं और दिखाई स्वर देते हैं, ऐसे होते हैं अयोगवाह। तो आपकी वर्णमाला इन तीनों से मिलकर तैयार होती है, जिसे हम स्वर, व्यंजन और अयोगवाह कहते हैं। इनके अलावा वर्णमाला नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट है कि हमारी वर्णमाला मानक पद्धति पर आधारित है। मानक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, हमारी वर्णमाला मानक पद्धति पर आधारित है। अब कैसे मानक पद्धति क्या होती है, तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी कराया। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी कराया। अब मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप से आप समझ जाओ कि मानक रूप कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को। है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा, जैसे आप लोग ने फिजिक्स पढ़ी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो फिजिक्स में आपको ये देखने को मिलता है, उसमें कई सारी इकाइयां होती है, यूनिट्स, है ना, जैसे जूल, कूलोम, एंगस्ट्रॉन, या ऐसी कई सारी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं फिजिक्स के बारे में, तो ऐसी कई सारी इकाइयां होती हैं। और जब उन इकाइयों की बात की जाती है तो उन इकाइयों को एक फिक्स कौन करता है, सेट कौन करता है कि इससे कम ज़्यादा में ये इकाई तैयार नहीं हो सकती, है ना, इस देश में यही इकाई काम करेगी, उस देश में यही इकाई काम करेगी। और फिर इन सभी इकाइयों के ऊपर होती है एक स्टैंडर्ड इकाई, जिसको इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। होता है नहीं होता है, इन स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा ही पद्धति जिसे बोलते हैं, ऐसा ही पद्धति बोला जाता है। तो भाई ऐसा ही यूनिट जो होती है, वैसे ही ऐसा यूनिट होती है मानक रूप। ठीक है, तो हिंदी भाषा का मानक रूप भारत के अंदर ही तैयार हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा हिंदुस्तान में ही बोली जाती है। लेकिन जो नापने तोलने की जो इकाइयां होती हैं वो तो भाई सारी जगह होती है ना, पूरे विश्व में होती है। तो वहां पर मानक रूप देशों के हिसाब से, कभी विश्व के हिसाब से भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का मानक रूप केवल हिंदुस्तान में रहकर तैयार किया जा सकता है। तो उसी हिंदी निर्देशालय ने, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप तैयार किया है। ठीक है, अब इस मानक रूप से होगा क्या, तो इस मानक रूप इस मानक रूप से ये होगा कि कई बार हमने देखा था कि हम ऐसे करके लिखते थे, मतलब जो पुराने स्टूडेंट रहे होंगे, जो आपसे बड़े हैं, 10-60 साल बड़े हैं या माता पिता हैं, उन्होंने ऐसे करके लिखा होगा कभी, है ना, ऐसे करके लिखा होगा कभी। तो इन सभी चीजों को, इन सभी वर्णों को यहां से हटाकर जो रूप दिया गया है वो ऐसा दिया गया है। ऐसा रूप दिया गया है। तो इससे ये बताया गया है कि अब जो आधुनिक हिंदी भाषा होगी, उस आधुनिक हिंदी भाषा में आपको ये शब्द या ये अक्षर या ये वर्ण लिखने की अनुमति नहीं होगी। और कौन सा अक्षर कब लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, कैसी मात्राओं के साथ लिखा जाएगा, है ना, और किस जगह पर लिखा जाएगा, उन सभी का एक स्टैंडर्ड रूप तैयार किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप तैयार किया है, जिसके अनुसार हमें हिंदी भाषा में आगे बढ़ना होगा और हम आसानी से, बिना कंफ्यूज हुए, बिना शंकाएं पैदा किए, बिना संकटों के, हम बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो बस यही मानक रूप है, उन्होंने बस निश्चित कर दिया
कि ये वाला लेटर, ये वाला अक्षर, ये वाला वर्ण इसके बाद लिखा जाएगा, इसमें ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसमें ऐसा ही लिखा जाएगा। तो बस इन्हीं रूपों को कहा गया है मानक रूप। इससे ये होता है कि नियम तैयार कर दिए, सीधे सीधे ये बोल दो कि नियम बना दिए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा के एक नियम बना दिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, जैसा भी होगा वो इसी के अनुसार होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बात आती है लिपि की। लिपि क्या होती है? तो किसी भी देश की, यहां लिखते हैं, किसी देश की एक निश्चित भाषा को, भाषा तय की गई, और उसी भाषा को लिखित रूप दिया गया, उसी भाषा को लिखित रूप दिया गया, और इसी लिखित रूप को लिपि कहा गया। क्या कहा गया? लिपि कहा गया। मतलब ये है कहने का, जैसे हम जो भाषा बोलते हैं, है ना, हम जो भाषा बोलते हैं वो इसका ये पता करना होता है कि ये भाषा देश के कोने कोने तक विस्तार है या नहीं, इस भाषा का विस्तारित है कि नहीं। मतलब इस भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा का हमारे देश के कोने कोने तक विस्तार है या नहीं, मतलब देश के कोने कोने तक हिंदी बोली जाती है या नहीं। अगर हिंदी नहीं बोली जाती तो कौन सी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है? तो उस पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को लिखित रूप तो देना होगा ना, उस भाषा को लिखित रूप तो देना होगा। और अगर उसी भाषा को जब लिखित रूप दिया जाता है तो कभी बोली कहा जाता है, कभी भाषा कहा जाता है, लेकिन लिखित रूप में इसको लिपि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। मतलब हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा अगर लिखी जाएगी तो वो लिपि कहलाएगी। ठीक है, जब उसी लिपि को अगर नाम दिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे देश में देवनागरी या नागरी लिपि लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है ये? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। ये हमारी लिपि को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमने जैसे यहाँ से इस साइड से बाएं तरफ से लिखना शुरू किया और आगे दाएं तरफ लेके गए, है ना, फिर से बाएं तरफ से लिखना शुरू किया और बाएं तरफ दाएं तरफ लेके गए। ऐसा तो नहीं किया कि दाएं तरफ आके यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो गया या बोर्ड खत्म हो गया और यहीं से फिर वापस से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। हमारी भाषा को, हमारी लिपि को हम जब लिखते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। अब अगर देखो, विश्व भर में अंकों को लिखने का तरीका और हिंदुस्तान की लिपि के अनुसार अंकों को लिखने का तरीका क्या होता है? विश्व में अंकों को लिखा जाता है ऐसे: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, अब देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये कैसे लिखी गई है? देवनागरी में। नागरी अंक बोले तो लिपि, जो हमारी लिपि है उस लिपि में अंकों को लिखा जाएगा। तो अंकों को इस तरीके से लिखा जाता है, ये कहलाती है देवनागरी लिपि। ठीक है, और
हिंदी में कैसे लिखा जाएगा अंकों को, तो वही जो अभी आपने वर्णमाला देखी थी, अ आ इ ई, ये लिपि हो जाती है हिंदी भाषा। अगर इसकी भाषा लिखी जाएगी तो इसकी भाषा अंग्रेजी होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये पूछे नहीं जाते लेकिन आपको देखने को मिल जाते हैं कई जगह, कई बार, ठीक है। तो आपको ये समझ के चलना है कि वर्णमाला कैसे बनती है, किन किन के मिलने से बनती है, तो स्वर व्यंजन और अयोगवा के मिलने से बनती है। हमारी वर्णमाला जो है वो मानक पद्धति पर आधारित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी किया जिसे लिपि कहा गया। मानक रूप जारी किया जिसे लिपि कहा गया। अब इस मानक रूप में वर्णों का क्रम तय किया गया। शुद्ध वर्तनी को समझाया गया। या तय किया गया बोले तो फिक्स किया गया, ठीक है। ये क्या है, मानक रूप के कुछ तरीके हैं। मानक रूप का नाम क्यों दिया गया, तो मानक रूप इसीलिए कहा गया कि इसमें वर्णों के क्रम को बताया गया कि वर्णों का क्रम कैसा होगा, पहले क्या लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा। दूसरा शुद्ध वर्तनी को समझाया गया कि भाई शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाएगी। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि आशीर्वाद लिखा जाना चाहिए ऐसे, और कई लोग लिखते कैसे हैं ऐसे, तो ये गलत रूप है या नहीं। बस इसी बात को समझाया गया है किसमें, मानक रूप में। मानकीकरण किया गया, सीधी सी बात है। जब मानकीकरण किया गया तो ऐसे कुछ तरीके बताए गए कि वर्णों को कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा। तो कई बार आपने दुकानों पे या कहीं भी ऐसा देखा होगा, और जबकि सही क्या होता है, ये होता है। बस इन्हीं चीज़ों को समझाया गया है मानकीकरण में या मानक रूप में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा अगर तैयार होती है तो उसका वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला को लिखने का तरीका, किन किन से बनकर वर्णमाला बनती है, और शुद्धि अशुद्धि आदि को समझाना ही मानकीकरण कहलाता है। इसी मानकीकरण को जारी किया था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, और इसी मानकीकरण को कहा गया लिपि। लिपि क्या होती है, किसी देश की निश्चित भाषा, ठीक है, उसी भाषा को एक निश्चित रूप देना लिपि कहलाता है। लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। और जो अगर लिपि की बात की जाए तो भारत देश में लिपि कौन सी चलती है, भारत देश में होती है देवनागरी या नागरी लिपि। जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे ना, टाइपिंग करते होंगे, उनको पता होगा उसमें एक फॉन्ट होता है देवनागरी के नाम से, तो वही देवनागरी फॉन्ट हिंदी का फॉन्ट होता है स्पेशली, ठीक है। लिपि तैयार की गई, इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, और इसमें अंकों के लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है। देवनागरी लिपि में अंक इस प्रकार से लिखे जाते हैं, बाकी आप ये जानते ही हो मैथ में। ये हो गया भाई आपका हिंदी भाषा का, या कह सकते हैं कि वर्णमाला का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, परिचय आदि आदि इत्यादि। तो आप इसको देख लो, और अगली क्लास के लिए प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास को देखने जरूर आना। आपको और भी अच्छा ऐसा ही नॉलेज, ज्ञान हिंदी के भाषा के बारे में देखने को मिलेगा, जो केवल आपके लिए ही नहीं, आपके बड़े छोटे जो भी हैं आसपास के सभी के काम आने वाला है, ठीक है। तब तक सब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें, बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत, और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है।